आज का पहला कॉन्सेप्ट है हमारा लिटरल। लिटरल किसे कहते हैं? बातें बंद कर दीजिए, देखें सामने। तो लिटरल एक सिनोनिम है वैल्यू के लिए। कोई भी वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? लिटरल कहा जाता है। ये बात हमारी कब समझ में आती है? मान लीजिए मैंने प्रिंट लिखा और मैंने यहाँ पर हेलो ऐसे करा। अब जो स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको लिखने का जो सिंटैक्स बताया गया है वो ये है कि जिस कोड से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, मैचिंग कोड से एंड करते हैं। मैंने नहीं करा। अब देखते हैं एरर आएगी। एरर में क्या लिख कर आएगा ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आप अगर सिंटैक्स एरर को थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। तो लिटरल और वैल्यू एक ही बात है, इंटरचेंजेबल टर्म्स है, कोई खास डिफरेंस इनमें नहीं होता है। जिसको हम लोग लेमन टर्म में वैल्यू कहते हैं, उसी चीज को टेक्निकल टर्म में क्या बोला जा रहा है? लिटरल कहा जा रहा है। तो जब भी कोई वैल्यू आप पाइथन प्रोग्राम में लिखते हैं और उस वैल्यू को सही से आपने नहीं लिखा है, तो हमारा क्या आएगा? एरर। अब जैसे मान लीजिए नंबर लिखना है तो सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसमें 10K लिख दिया, शायद सही नहीं होगा। फिर के लिख कर आ गया इनवैलिड लिटरल, है ना? तो जब भी कोई वैल्यू आप लिखते हैं, तो किसी भी वैल्यू को लिखने के लिए हमें जो सिंटैक्स बताए गए हैं वो हम यूज करते हैं। अगर वो सिंटैक्स यूज ना करे जाएं, तो जो सिंटैक्स एरर आती है उसमें ये लिखकर नहीं आता ये वैल्यू गलत है, उसमें लिखकर आता है लिटरल में कमी है, इनवैलिड लिटरल। ठीक है? तो लिटरल कोई नई चीज नहीं हुई, है ना? ए वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज लिटरल। किसी भी वैल्यू को हम लोग लिटरल कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम क्यों पढ़ेंगे उसको पहले समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने प्रोग्राम में किसी वैल्यू को कई बार यूज करना है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर लिखा किसी की एज है 20। उसके बाद मैंने प्रिंट कराया ईयर की वैल्यू 2022। उसके बाद मैंने फिर से एज की वैल्यू को प्रिंट कराया। उसके बाद फिर मैंने कुछ यहाँ पर लिखा ऐसे करके। अब इस प्रोग्राम में मैंने किसी की एज 20 है जिसको 3 बार मैंने यूज कराई। तो सर इसमें कोई नई चीज नहीं लग रही है, सब कुछ वही है जो अब तक हम जानते थे। अब नया ये है कि अगर मुझसे ये कह दिया जाता कि जो एज 20 है वो 20 नहीं थी, गलती से वो 20 लिख गई है, वो 21 है। तो अब आप अपने प्रोग्राम में ये मान के चलिए कि ये प्रोग्राम 1000 लाइन्स का है, 4 लाइन्स का नहीं है, 1000 लाइन्स का प्रोग्राम है। और बीच में कई जगह आपने 20 को यूज कर रखा था। अब आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, 20 को 21 करना है। कैसे करेंगे 20 को 21? तो एक एक लाइन को स्कैन करेंगे। ठीक है, पहली लाइन आपने स्कैन करी, यहाँ पर मिल गया 20, तो आपने इसे क्या कर दिया? 21 कर दिया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे 20 का 21 करें या ना करें? क्योंकि आपसे कहा गया था जहां भी एज 20 लिखी है उसको 21 करना है। ये तो एज नहीं है, ये तो ईयर लिखा हुआ है, या नहीं करना है। फिर आप इस लाइन पर आए, 21 करा, यहाँ पर आए। अब सोचिए अगर ये प्रोग्राम 1000 लाइन्स का होता तो ये बहुत समय लग जाता आपको ऐसे ढूंढने में, तो है ना? अब इसका कोई सॉल्यूशन? हमने कहा, एक ने बताया कि
एडिटर में एक ऑप्शन होता है रिप्लेस का, एडिट में जाओ, रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, हमने कहा 20 को रिप्लेस करना है, किससे करना है, 21 से। जरा सोचिएगा, ये फीचर जो रिप्लेस करने वाला मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? जहां पर एज की वैल्यू 20 है वहां पर 21 करेगा, या पूरे प्रोग्राम में जहां भी 20 एक साथ आएगा उसको 21 कर देगा? तो अब देखो, ये तो सर मैं नहीं चाहता था। तो फिर तो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा, एक एक लाइन आंखों से स्कैन करनी होगी, और उसके बाद देखना होगा यहाँ पर एज लिखी है 20, अब इसको आप 21 कर दो। तो सर ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, दोबारा समझते हैं। कोई भी वैल्यू जो मैं अपने प्रोग्राम में एक बार यूज कर चुका हूं, उसका यूज प्रोग्राम में आगे भी कई बार किया जाना है, और जब भी मुझे वो वैल्यू बदलनी होगी, तो प्रॉब्लम अब आती है कि जितनी जगह वो लिखी हुई है हर जगह जा जाकर बदलनी होती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए हो जाएगा। ये तो 4 लाइन का प्रोग्राम है, ये 4000 लाइन का प्रोग्राम होगा, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा प्रोसेस। तो अब इसके लिए अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस टॉपिक का नाम क्या होगा, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, अगर आप ध्यान से एक एनालॉजी लेकर चलें, एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलर एग्जांपल इन रियल लाइफ, है ना। तो अगर मैं वेरिएबल की एक एनालॉजी लेकर चलूं, तो आप अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप को ऑब्जर्व करिए, ब्रेन में लेकर आइए। कोई भी फाइल आपके लैपटॉप में अगर रखी हुई है तो शायद इसलिए रखी हुई है क्योंकि आपको लगता था कि इसका यूज कभी आगे भी होगा। अदरवाइज वो फाइल आप उसे लैपटॉप में रखते ही नहीं, पढ़ने के बाद उसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है इसका आगे यूज अब होगा ही नहीं। तो आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में उन चीजों को रखते हैं जो लगता है कि जिनका यूज आगे भी कभी होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे प्रोग्राम में मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो आगे के प्रोग्राम में और भी यूज होगी, तो अब मैं क्या करूँ, उसको स्टोर करके रख लूँ कहीं। कैसे स्टोर करूँ? अगर मुझे पाइथन के प्रोग्राम में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो यहाँ पर स्टोरेज कैसे लेकर आए? उस स्टोरेज को ही क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं, एक स्टोरेज होता है जिसमें एक वैल्यू को स्टोर करके आप अपना रख देते हैं। लेकिन वो स्टोरेज कब तक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, स्टोरेज क्रिएट होगी, दैट मीन्स वेरिएबल क्रिएट होगा अगर आपने बनाया है तो। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो बना रहेगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, जितने वेरिएबल्स बनाए थे वो सारे हमारे मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि कल को भी काम में आएगा, परसों भी काम में आएगा। ये स्टोरेज कैसी है, टेम्परेरी है, सिर्फ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक हमारी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होती है। आप बोलोगे नहीं सर, कोई वैल्यू मैं अपने प्रोग्राम में ऐसे स्टोर करूंगा कि मेरा प्रोग्राम बंद हो जाए फिर भी वैल्यू रहे, तो उसके लिए मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको आगे चलकर, फाइल हैंडलिंग। कि वैल्यू को उठा के कहाँ सेव कर दो, किसी फाइल में सेव कर दो। फाइल एक्सेल फाइल हो सकती है, CSV फाइल हो सकती है, सिंपल टेक्स्ट फाइल हो सकती है, डेटाबेस की टेबल हो सकती है। तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आपको एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करनी होगी। प्रोग्राम के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज है दैट इज वेरिएबल। ठीक है, तो अब पहला आंसर आ गया, वेरिएबल क्यों पढ़े। किसी वैल्यू को जब एक से ज्यादा बार यूज करते हो, तो डायरेक्ट यूज ना करके पहले उस वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करो, और फिर उस वेरिएबल के थ्रू जहां भी यूज करना है करो। कैसे, सामने देखिए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल जिसमें एक वैल्यू स्टोर करनी है। पहली बार ये हमारे सामने पाइथन में आया है, तो इसका क्या सीखना पड़ेगा, सिंटैक्स। कोई भी कॉन्सेप्ट नया आएगा अगर पाइथन के अंदर, तो उसके लिए जब मैं कोड बनाने जाऊंगा, तो कोड में मुझे क्या सीखना होगा, सिंटैक्स। तो अब मुझे पूछना होगा पाइथन से कि आपके यहाँ पर वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या होता है। यार वो फिर बंद हो गया पूछने वाला, फिर बंद हो गया पूछने वाला। अब यहाँ पर वेरिएबल बनाने का हम लोग सिंटैक्स पाइथन से पूछ रहे हैं, तो पाइथन ने कहा वैल्यू लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट सिंबल लगाइए, हम इसको इक्वल टू प्रोनाउंस करते हैं,
ऑफिशियल इसका नाम असाइनमेंट है, ठीक है। इक्वल टू बोलो, कोई फर्क नहीं है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल। एक प्रोग्राम में कितने वेरिएबल बना सकते हैं, जितने चाहे उतने। कैसे पहचान होगी किस वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, उसका नाम, वेरिएबल का नाम ही उसकी पहचान है। तब यहाँ पर आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, वेरिएबल जो आप बनाने जा रहे हैं उसका नाम बताएंगे कि किस नाम से आप अपना वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम सोच रहा हूँ क्या लिखूं, क्योंकि पहली बार मेरी लाइफ में, आज से पहले कभी वेरिएबल आया ही नहीं, तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा इंसानों के नाम क्या होते हैं, सोनू, मोनू, अजय, विजय, रोहित, विराट, है ना, राहुल, ये सब ऐसे नाम होते हैं। तो क्या ऐसे ही नाम दे दें, यहाँ पर इसका नाम ऐसे दे दें सोनू, इसका नाम मोनू दे दें? हमने कहा गलत तो ही नहीं होगा, लेकिन हमने एक पैटर्न देखा। क्या पैटर्न देखा, कि इंसानों के जो नाम होते हैं जनरली अल्फाबेट में लिखे जाते हैं। तो हमने एक कॉमन सेंस लगाया कि वेरिएबल का नाम भी हो सकता है अल्फाबेट का यूज करके लिखा जाता हो, तो हमने कहा भी अल्फाबेट का यूज कर लेते हैं। अब अल्फाबेट कितने यूज करोगे वेरिएबल का नाम लिखने में, जैसे सोनू में 4 आते हैं, तो किसी में 2 भी आते होंगे। चाइना में चले जाओगे तो 2 लेटर का नाम बहुत मिल जाएंगे आपको। तो अब पाइथन से पूछना पड़ेगा कि पाइथन वेरिएबल का नाम अगर हम लिखना चाहें तो क्या अल्फाबेट से लिख सकते हैं, आंसर आया यस, लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा पाइथन से कि कितने अल्फाबेट लगा सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आंसर आया मिनिमम 1, मैक्सिमम जितने चाहे उतने। तो किसी भी वेरिएबल का नाम आप अल्फाबेट से लिख सकते हैं, और कम से कम एक अल्फाबेट आपको लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम जितने चाहे उतने अल्फाबेट आप लगा सकते हैं। सी लैंग्वेज में ऐसा रूल नहीं है, सी लैंग्वेज में लिमिट होती है मैक्सिमम 20 या 40 जो भी है। अब हमने इसका नाम एक अल्फाबेट पे रखना है। अब एक अल्फाबेट पे क्या नाम रखें, वो अल्फाबेट क्या रखें? हमने कहा ए बी सी डी शुरू कहाँ से होती है, ए से, तो हमने ए रख दिया। हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, अब आपके मन में आई आ रहा था, अब आप आंसर नहीं दे पाओगे आई क्यों सोच रहा हूँ मैं बताता हूँ ए मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि अल्फाबेट पहला है ए, इसलिए मैंने नाम ए दे दिया। मैं गलत भी नहीं हूँ अपनी जगह। लेकिन आप अगर इसका नाम आई सोच रहे हो तो आप आंसर नहीं दे पाओगे कि आई क्यों सोचा आपने, क्योंकि ऐसा कभी आपने शायद देख रखा होगा, है ना। बहरहाल हम ए पर आ जाते हैं, और इसका नाम मैंने ए दे दिया, तो ए कौन हो गया, एक वेरिएबल हो गया। अब अगर मैं किसी वैल्यू को डायरेक्ट यूज ना करके उसके वेरिएबल के थ्रू यूज करना चाहता हूँ, तो प्रिंट में क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। अब जैसे ही मैं नाम लिखता हूँ मेरे मन में फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। तो इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो स्ट्रिंग है। अगर मुझे कोई वेरिएबल प्रिंट के अंदर यूज करना है, तो मैं उसका स्ट्रिंग जो सिंटैक्स है वो यूज नहीं करता हूँ, सीधा वेरिएबल का नाम यूज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ए, एज इट इज स्ट्रिंग की तरह प्रिंट होगा। और यहाँ पर ए क्या माना जाएगा, वेरिएबल, और इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो अब इस पूरे प्रोग्राम में जहां भी आपको एज की वैल्यू 20 चाहिए, आप वहां पर 20 ना लिखकर क्या लिखेंगे। अब देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2022 लिख दिया, फिर मैंने ए लिख दिया, तो जहां जहां पर ए है वहां पर 20 आ गया। अब किसी ने कह दिया गलती हो गई, एक बार में ही गलती को सुधार लेंगे। जहां जहां पर ए यूज हो रहा है पूरे प्रोग्राम में एज वेरिएबल, वहां पर अब क्या हो जाएगा, 21। काम आसान हो गया। अब ये प्रोग्राम 4000 लाइन का हो चाहे 40,000 लाइन का हो, मुझे बस एक लाइन में चेंज करना पड़ेगा। पूरे प्रोग्राम में जहां जहां ए वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा होगा, अपने आप हर जगह वैल्यू बदल बदल जाएगी। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, वेरी, बदलने वाला, वेरिएबल, जो अपनी वैल्यू बदल पाए, तभी तो नाम रखा गया इसका, वेरिएबल। ठीक है। चलिए, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो वेरिएबल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। अब किसी ने कहा कि वेरिएबल के नाम में जो अल्फाबेट आता है वो आप ए फॉर एप्पल कर रहे हो, क्योंकि आपने अपना लॉजिक यही बताया। तो इस तरह से तो 26 वेरिएबल बना पाओगे, 27 में वेरिएबल बनेगी नहीं आपको, क्योंकि ए फिर बी फिर सी फिर डी जेड तक कभी तो पहुंचोगे।
अगर मुझे प्रोग्राम में 30 वेरिएबल बनाने पड़े तो कहाँ से लाओगे 4 नाम और? तो फिर उसके लिए अब आप बोलोगे ए बी तो किसी ने सजेस्ट किया कि जब बहुत ज्यादा वेरिएबल के नाम हो जाते हैं ना, तो आपको याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा कि किस वेरिएबल में क्या रख कर आए हो, है ना। तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव था, ये कौन है, ये एक एज है किसी की, तो वेरिएबल का नाम एज ही रख दो ना। समझ में आ रहा है कि वेरिएबल का नाम ABCD ना रखकर क्या रखना चाहिए, वो वेरिएबल जिस वैल्यू को स्टोर कर रहा है उसी का नाम रख दो। एज को स्टोर कर रहा है तो एज रख दिया, अगर मुझे ईयर स्टोर करना है ईयर रख दिया, अगर मान लीजिए मुझे कंट्री का नेम स्टोर करना है तो मैंने यहाँ पर सी नेम कर दिया, कंट्री नेम स्ट्रिंग करके ऐसे। तो ऐसे करके किसी का एड्रेस स्टोर करना है तो एड्रेस नाम से वेरिएबल बना दिया। तो वेरिएबल का नाम आप ABCDIJKXYZ ना रखकर क्या रखें, जो पर्पस है आपका वेरिएबल बनाने का, उसी पर्पस से रिलेटेड आपको नाम रखना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है आगे की कि वेरिएबल का नाम रखने में अब हमें थोड़ी आसानी होगी। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए इस क्लास में 80 स्टूडेंट बैठे हैं, सबकी एज स्टोर करनी है, सबकी एज ही स्टोर करनी है, तो क्या 80 वेरिएबल का नाम एज करूंगा ऐसे करके मैं? अब सर फिर से क्वेश्चन तैयार हो गया, ब्रेन इतनी किसी की नहीं होगी, ये मान लो, है ना। तो अब जितने भी मुझे वेरिएबल बनाने हैं वो सब एक ही कॉन्टेक्ट के हैं, सब एज हैं। अब सारे वेरिएबल का नाम तो एज नहीं रख पाऊंगा ना फिर मैं, तो अब क्या करें? तो फिर पाइथन अलाउड करा कि इंसानों के नाम में तो ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम दे रहे हैं, आप नंबर भी यूज कर सकते हैं। एज पहले स्टूडेंट की ये हो गई, एज दूसरे स्टूडेंट की ये हो गई, ऐसे करके कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट के साथ साथ नंबर भी यूज कर सकते हैं। नंबर यूज करने का साइंस क्या है, यही है जो मैंने आपको बताया। सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करने पड़ गए तो उनके नाम सेम तो आप रख नहीं पाएंगे, तो उनको अलग अलग पहचान देने के लिए उनके साथ 1 2 3 4 ऐसे आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट और नंबर आ सकते हैं। इसका भी रूल है कि जो नंबर है वो फर्स्ट करेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा भी तो कर सकते थे फर्स्ट एज सेकेंड एज ऐसे करके, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल है कि वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। डिजिट आ सकती है बट डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, अभी मैंने कर दिया, एरर आएगी। तो वेरिएबल का नाम जनरली अल्फाबेट कंटेन करता है, जरूरत पड़ने पर हम उसमें नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर कि फर्स्ट हमारा करेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट करेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट स्टोर कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं लिख दें यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ लिख दी मैंने, ठीक है, तो वो शायद वेरिएबल का नाम डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखना चाहेगा, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का जो नेम है वो कितनी लेंथ का हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अभी यहाँ पर कितनी लेंथ हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप 20 कर दो, 200 कर दो, तो 200 का नाम कोई क्यों लिखेगा, उसको दिक्कत नहीं होगी फिर आगे यूज करने में। भाई ये 5 6 8 10 बहुत है, 10 लेंथ बहुत होती है, इससे ज्यादा नाम फिर आपको ही दिक्कत करेगा ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, ज्यादा बड़ा नाम रीडेबिलिटी खराब कर देता है। जैसे ये, अगर मान लीजिए अभी कोई क्लास में नया बंदा एंटर कर जाए और उससे मैं कहूँ लाइन नंबर 1 पढ़ो, पढ़ लेगा वो, आपसे कहूँ आप पढ़ो आप भी पढ़ लोगे, लेकिन दोनों का जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा। जो अचानक से क्लास में आया है, जब वो लाइन नंबर 1 पढ़ेगा तो थोड़ा ज्यादा समय ले गया, और आप थोड़ा कम समय लोगे, क्यों? क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं।
और जो अचानक से आएगा उसे नहीं पता है, उसको उसकी आंखों को और उसके ब्रेन को थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में कि डेट ऑफ बर्थ लिखा है। अगर 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 ये ऐसे लिख दिया जाए तो उस नए इंसान को भी उतना ही समय लगेगा जितना आपको लग रहा है। ये ज्यादा रीडेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप ये चाहते हो कि वेरिएबल का नाम जब थोड़ा बड़ा हो तो बीच बीच में स्पेस लगा दो किसी तरह से, इससे रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। लेकिन रूल आ गया कि वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउड नहीं होते। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होंगे, अभी क्या है, एरर आएगी, इनवैलिड। तो वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट हो सकते हैं, वेरिएबल के नाम में डिजिट हो सकती है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं लगा सकते। अब क्या करें? तो उसको अच्छी थी कि भाई आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो है, दिख रही है ना, लेकिन सॉल्यूशन चला नहीं। तो इस सॉल्यूशन को देने के लिए पाइथन ने आंसर दिया अंडरस्कोर। अंडरस्कोर इल्यूजन रखेगा स्पेस का, स्पेस नहीं है, फील आएगा पूरा स्पेस जैसा ही। तो जब भी वेरिएबल का नाम बड़ा हो जाए हमेशा रिकमेंड किया जाता है वेरिएबल के नाम में क्या लगाने चाहिए, अंडरस्कोर लगाने चाहिए। इससे रीडेबिलिटी हमारी बेटर रहती है। ठीक है। तो अब अगर मैं एक रूल की बात करूं तो रूल कहता है कि वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट अलाउड है, लोअर केस अपर केस कोई सा भी। ठीक है। डिजिट अलाउड है, फर्स्ट करेक्टर पे नहीं। सिंबल सिर्फ एक ही अलाउड है, वो है अंडरस्कोर। कोई और सिंबल आप यूज नहीं कर सकते, डॉलर, हैश या कोई और सिंबल आप लगाना चाहो, डॉट लगाना चाहो, प्लस लगाना चाहो, सब एरर आ जाएगी। तो वेरिएबल के नाम में सिंबल आ सकता है और वो एक ही सिंबल पॉसिबल है, वो कौन है, अंडरस्कोर। कहीं भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। डिजिट का रूल है शुरू में नहीं आएगी, अंडरस्कोर का कोई रूल नहीं है, कहीं भी आ सकता है। तो वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर आप कहीं भी लगा सकते हो, शुरू में भी लगा सकते हो, जरूरत नहीं है, बट सिंटैक्स है कि लगा सकते हैं, मना नहीं है कुछ। चलिए, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, बट ये भी सही है। क्या नहीं करना चाहिए? किसी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर ही रख दो, क्योंकि अभी तो आपने कहा अंडरस्कोर अलाउड है, और आपने ये भी बोला कि वेरिएबल की जो लेंथ है वो एक हो सकती है। तो सारे रूल तो मैं मान ही रहा हूँ, अंडरस्कोर अलाउड है, कहीं भी अलाउड है, लेंथ वेरिएबल के नाम की एक है। तो क्या ये सही है? अजीब है, लेकिन सही है, चलेगा ये, चलेगा। हमने कहा क्यों नहीं चलेगा भाई? लेकिन समझ में किसी को नहीं आएगा, जो इस क्लास में लोग बैठे हैं उन्हीं को पता है ये सही है। इसके अलावा मान के चलो जो बाहर हैं उनको नहीं पता ये सही है, और शायद उनको ये भी नहीं पता कि ये गलत है। वो बस सोचेंगे कि यार पता नहीं सही है कि गलत है, सही है कि गलत है ना। तो सिंटैक्टिकली ये सही है, कॉन्सेप्चुअली आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अंडरस्कोर आप वर्ड्स के बीच में यूज करें ताकि वो स्पेस वाला फील दे, है ना। स्टार्टिंग में दे सकते हैं लेकिन सिर्फ अंडरस्कोर नाम देंगे तो सेंस नहीं। अगला रूल, अब तक के रूल क्या क्या थे? अल्फाबेट हो सकता है, लोअर केस अपर केस। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या ये सही है। पाइथन के सेंसिटिव है, वेरिएबल के सेंसिटिव होंगे। आपने एक लोअर केस में बनाया है तो लोअर केस वाला ही यूज करेंगे, तब आपको एक्सेस होगा, अदरवाइज क्या आएगी, एरर। हो सकता है मुझे सजेस्ट करें कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तो कर भी रहे थे। एज इज नॉट डिफाइंड, दोबारा देखो, एज इज नॉट डिफाइंड। कहीं आपका मतलब ये तो नहीं था? अगर मैं आपको पाइथन 3.8 पढ़ा रहा होता तो ये नहीं आता, सिर्फ इतना लिख कर आता, एज इज नॉट डिफाइंड, दैट्स इट। अपने आप दिमाग लगाओ कि क्या गलती है। 3.8 के बाद से जो भी एरर आती हैं उनको सॉल्व करने के सजेशन भी अब हमारा इंटरप्रेटर दिखाने लगा है। सर ये तो और अच्छी बात हो गई, हमारे लिए जो सीखने वाला बिगिनर है उसको बहुत आसान हो जाएगा कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या गलती नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये पुराने वर्जन में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, 3.8 से पहले ये सब नहीं आता, लास्ट वाला सिर्फ इतना लिखकर प्रोग्राम खत्म हो जाता। ठीक है। चलो, तो जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है,
लैंग्वेज अपने आप को बदल रही है, सही है, ऐसा होना भी चाहिए ना। चलो समझ में आ गया, ये गलत है। अब अगर मान लीजिए अल्फाबेट हो सकता है लोअर अपर, डिजिट हो सकती है, फर्स्ट करेक्टर नहीं, अंडरस्कोर आ सकता है कहीं पर भी। सारे रूल माने मैंने, अल्फाबेट है, कोई सिंबल यूज नहीं करा है, कहीं कोई डिजिट नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, बट फिर भी एरर है। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड है। तो आप 35 में से कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जो 35 कीवर्ड्स आपको बताए गए हैं, उन 35 में से कोई भी कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप यहाँ वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं, वो वेरिएबल इन सारे रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर वेरिएबल इन सारे रूल्स को फॉलो करता है तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आने के चांसेस हमारे होंगे। ठीक है, इन रूल के साथ वेरिएबल का पहला पार्ट पूरा हो गया कि वेरिएबल हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि किसी एक वैल्यू को एक से ज्यादा बार जब प्रोग्राम में यूज करना हो तो मैं उसे बार बार लिखूंगा, तो लिखते समय मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कल को कोई मुझसे ये कह दे यार वो गलती हो गई थी, ये नहीं है दूसरी है, अब मुझे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि अब मुझे कहाँ कहाँ यूज करी थी मैंने वैल्यू, एक एक लाइन पे जाके मुझे वहां बदल कर आना होगा, ये चैलेंजिंग होता है। अगर मैं क्या करता, उस वैल्यू को पहले संभाल कर एक वेरिएबल में रख लेता, और जहां जहां उस वैल्यू का यूज करना है उसकी जगह मैं उसका वेरिएबल यूज करता, कल को अगर मुझसे कोई कह देगा गलती हो गई, एक जगह चेंज करना है, जहां जहां वो वेरिएबल यूज करा था सब जगह अपने आप चेंज हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट ये कहता है कि भाई आप किसी वैल्यू को एक ही बार यूज करेंगे फिर भी आप वेरिएबल बनाएंगे। पहले पार्ट में आपने ये सीखा कि किसी वैल्यू को एक से ज्यादा बार यूज करने के लिए अच्छा तरीका है वेरिएबल के साथ यूज करो, डायरेक्ट नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी वैल्यू को एक ही बार यूज करूंगा, फिर भी मैं उसे कहाँ रखना चाहता हूँ, वेरिएबल में। क्यों रखना चाहता हूँ, इसके आंसर की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा A = 10, B = 20, A+B तो अब आप कर ही लोगे। भाई A+B का मतलब होगा ए की जो वैल्यू है और बी की जो वैल्यू है उनका एडिशन होगा। अगर तो वेरिएबल के साथ अगर आप कोई ऑपरेशन करते हैं, इसका मतलब है वेरिएबल में जो वैल्यू थी उस वैल्यू को कंसीडर करके ऑपरेशन होगा, तो आउटपुट आना चाहिए 30। अब इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे। अब इस प्रोग्राम में मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि 10 और 20 का यूज एक ही बार करना है, बस दोबारा करना ही नहीं है। तो फिर आप बोलोगे तो वेरिएबल क्यों बनाई, तो सीधे ऐसे ही कर लो, ऐसा भी ठीक है। अब वेरिएबल का दूसरा पार्ट, जिन दो नंबर को मुझे सम करना है, मुझे प्रोग्राम बनाते समय बताई नहीं गई। मुझसे कहा गया प्रोग्राम जब रन होगा तो यूजर से इनपुट लेंगे। मुझसे कहा गया जब प्रोग्राम चलेगा तो एक फाइल है वहां दो नंबर रखे हुए हैं, फाइल से वो दो नंबर आएंगे और थ्रू प्लस होंगे। तो प्रोग्राम लिखते समय फिर मैं प्लस लगाऊं किस पे, मेरे पास तो वो है ही नहीं, वैल्यू नहीं है मेरे पास, 10 है ही नहीं मेरे पास, 20 है ही नहीं। जब प्रोग्राम चलेगा तो एक फाइल में रखा हुआ है डेटा, वहां से निकाल कर लाएगा या यूजर से ही लेकर आएगा। तो क्या मैं प्लस ऐसे खाली छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दोगे, एरर नहीं आ जाएगी? इसके आजू बाजू कुछ तो बताओ किसको जोड़ेगा ये हमारा। तो ये तो सर फिर उस तरह से हो गया कि मान लीजिए हमने 9th क्लास में मैथ्स के अंदर एक प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी पड़ी थी कि भाई ये है सोनू, सोनू मोनू ये हमारे फेवरेट हैं, क्लास में बहुत काम आते हैं हमारे। और ये है मोनू, हाँ चिंटू भी हैं, तो सोनू मोनू से काम नहीं चलता, चिंटू पिंटू भी आते हैं। तो ये है सोनू, ये है मोनू। अब हमसे कहा गया भाई सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है, दुगनी है, और इन दोनों की एज का सम है 20। अब बताओ सोनू की एज कितनी और मोनू की एज कितनी है, फिर तो समझेंगे। एक है सोनू एक है मोनू।
अब हम बताया जा रहा है सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है। अगर मोनू की एज 5 साल है तो सोनू की एज 10 साल है। मोनू की एज 50 साल है तो सोनू की एज 100 साल है, एग्जाम्पल के लिए। तो सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है और इन दोनों की एज का सम 20 है। अब बताओ सोनू की एज कितनी और मोनू की एज कितनी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कागज पे कैसे करोगे, प्रोग्राम में छोड़ो, कागज पे सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे। माना, क्या मानोगे। माना सोनू की एज क्या है और माना मोनू की एज क्या है। अब बताओ क्या कर रहे थे। सोनू की एज मोनू की एज का ट्वाइस है तो x इक्वल टू 2y, और इन दोनों की एज का सम कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 20। अब ये बताओ इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2y रखने से 3y प्लस 3y इक्वल टू 20 हो जाएगा, y इक्वल टू 20/3 हो जाएगा, अराउंड 6 समथिंग आएगा। उसको उठाकर इसमें डाल दो तो x की वैल्यू निकल कर आ गई। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको नहीं सिखाना है, मुझे आपको ये सिखाना है जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय खुद नहीं पता था एज कितनी है तो आपने क्या करा, लेट माना, माना ये एक्स है, माना वो वाई है। ठीक है, तो वो जो हम गणित में एक्स और वाई मानते आ रहे हैं वो प्रथा आज तक चली आ रही है। आपको 2 नंबर नहीं पता, हमने कहा नहीं पता है, माना पहला नंबर एक्स है, माना दूसरा नंबर वाई। अब जो एक्स और वाई हैं जो आप मान रहे हैं इनको हम लोग प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल का यूज इस वाले पोर्शन में आपको क्या बताया जा रहा है, अननोन वैल्यूज पे काम करना। जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बनाते समय आपको कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ रही है जिनका यूज करके आप कुछ कंप्यूटेशन करेंगे, बट वैल्यूज आप जानते ही नहीं है, तो फिर कंप्यूटेशन किस पे करोगे। तो उन वैल्यूज की जगह माना वो वैल्यू एक्स है, माना दूसरी वैल्यू वाई है, तो जो हम मानते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर हमारे वेरिएबल। तो अननोन वैल्यू पे काम करने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, वेरिएबल का यूज करता हूँ। यहाँ पर भले ही एक्स का इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में एक बार हो, वाई का इस्तेमाल एक बार हो, फिर भी वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अननोन वैल्यू के साथ मैं कोड बनाऊंगा तो वेरिएबल को कंसीडर करते हुए ही बनाऊंगा। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जो आपको सिखाऊंगा आगे चलकर, जो फाइल से इनपुट लेकर आएगा या यूजर से इनपुट लेकर आएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखेंगे जो यूजर से इनपुट लेकर आएगा। अभी हमें नहीं पता तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट लिख दो अपना। ठीक है, जिस दिन ये सीख जाएंगे तो ये मीनिंगफुल कोड आपका तैयार हो जाएगा। तो वेरिएबल को यूज करने की दो ही वजह होंगी। अगर आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल बना रहे हैं तो दो ही वजह होंगी। पहली वजह होगी आप वैल्यू जानते थे पहले से ही, लेकिन उसको कई बार इस्तेमाल करना चाहते हो, इसलिए आपने उसे क्या करा, पहले इस्तेमाल कर वेरिएबल में रख लिया। दूसरी वजह, आप किसी वैल्यू को प्रोग्राम में भले ही एक बार यूज करोगे लेकिन वो वैल्यू आप जानते ही नहीं, लेकिन फिर भी आपसे कहा गया प्रोग्राम बनाओ, फिर भी आपसे कहा गया है प्रोग्राम बनाओ। इमेजिन करिए, ये जो कैलकुलेटर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर आता है, ये प्रोग्राम ही तो है एक तरीके से, किसी बंदे ने ये प्रोग्राम बनाया ही होगा। अब जब मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ 4 + 5 और ये 9 हो जाता है, तो इसके पीछे का कोड चला होगा। जब ये कोड चला होगा तब मैंने बताया कि मैं 4 और 5 का एडिशन करना चाहता हूँ, बट जिसने प्रोग्राम बनाया होगा उसको तो पहले से ही कोड लेकर आना पड़ेगा ना, प्लस करने वाला। कैसे करा होगा उसने, वेरिएबल माने होंगे बिहाइंड द सीन। ठीक है, ईएमआई कैलकुलेटर बैंक वाले यूज करते हैं। जब बैंक में आप लोन लेने जाएंगे तो आप पूछेंगे भाई ये प्रिंसिपल का बताओ कितना ईएमआई बनेगा। तो जो ईएमआई कैलकुलेटर की एप्लीकेशन होगी उसमें आप प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर डालेंगे और ईएमआई कंप्यूट होकर आ जाएगी। सोचो वो कैलकुलेटर जिस प्रोग्रामर ने बनाया उस दिन उसे क्या पता कि किस प्रिंसिपल किस रेट ऑफ इंटरेस्ट की ईएमआई निकालनी है। उसने क्या माना होगा, माना प्रिंसिपल पी, माना रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, माना टेन्योर टी, लगा दो फार्मूला, जो भी फार्मूला होता है ईएमआई निकालने का, प्रोग्राम तैयार। सोचो अगर वेरिएबल का टॉपिक ही नहीं होता वो प्रोग्राम ही नहीं बनता फिर वो, क्योंकि फिर तो आपको वैल्यू उसी दिन देनी पड़ेगी जिस दिन आप प्रोग्रामर से प्रोग्राम लिखवा रहे हो। ठीक है, चलिए। तो वेरिएबल क्या होता है ये हमारी समझ में आ गया। अब इन दोनों बातों को अगर मैं कंक्लूड करके यहाँ पे लिखना चाहूँ डेफिनेशन में कि वेरिएबल क्या होता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ भाई, इट इज ए नेम इन प्रोग्राम
that store value। तो वेरिएबल क्या है, एक नाम ही तो है प्रोग्राम में, एज, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, है ना। तो एक नाम होता है, वेरिएबल इज अ नेम इन प्रोग्राम दैट स्टोर वैल्यू। इट इज वेरी यूजफुल when we don't know value at the time of कोडिंग। कोडिंग के टाइम पर अगर हम वैल्यू नहीं जानते हैं तो ये बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि जब वैल्यू नहीं पता है तो उनकी जगह पर हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। We consider variable in place of value, and value can be entered as random। तो रूल अपने आप लिख लेना, रूल में नहीं टाइप कर रहा कि अल्फाबेट होना चाहिए कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, वो अपने आप रूल जो भी है वो आप अपना लिख लेना अपने आप, ठीक है। जो भी रूल्स हैं इसके अपने आप टाइप कर लेना। पहला रूल क्या हो गया, तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, लिख लो अपने आप कि जो हमारा वेरिएबल है वो अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, सब तीन चीजें कंटेन कर सकता है। इट में कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर सिंबल। वो दूसरा रूल बना देते हैं, इन्हीं से मिलकर आपका बनेगा अल्फाबेट, छोटे बड़े, डिजिट और अंडरस्कोर। फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर सेकंड रूल में फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। सेकंड रूल क्या हो गया, फर्स्ट करेक्टर, पहला करेक्टर मस्ट बी आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। या जो आप कह रहे थे वो भी लैंग्वेज सही है, मस्ट नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, बात एक ही है, कैसे ही लिखना है ना। तो एग्जाम में नंबर तो लाने नहीं है, अपनी नॉलेज के लिए लिखना है, कैसे ही लिख लो तो समझ में आता है। तीसरा, कीवर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल। कीवर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल, कीवर्ड वेरिएबल नहीं हो सकता। अगला रूल, रूल तो नहीं है बट लिख सकते हो, लेंथ वाला, 1 to n, वेरिएबल रेंज, वेरिएबल लेंथ रेंज, वेरिएबल लेंथ रेंज vary from 1 to n, vary from 1 to n, 1 से लेकर n तक वेरिएबल के लेंथ की रेंज आती है। बस ये सब रूल्स हो गए हमारे, ये हमारे वेरिएबल की बातें हो गई। अब वेरिएबल का दूसरा सेक्शन आता है, ये था पहला सेक्शन वेरिएबल का जिसमें हमने ये पढ़ा कि वेरिएबल क्यों पढ़ते हैं। एज ए प्रोग्रामर
वेरिएबल का चैप्टर पूरा हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सी बातें हैं जो मुझे वेरिएबल में आपके साथ डिस्कस करनी है। हो सकता है एक क्लास और लग जाए पूरी वेरिएबल में ही आज की क्लास के साथ साथ। तो अब स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है, लाइक C++ या जावा, अगर उन लोगों ने कभी वेरिएबल बनाया होगा तो शायद x = 10 ना बनाकर वो लोग लिखते हैं int x = 10। सर इसके बारे में कुछ आपने बताया ही नहीं। हमने कहा अभी जरूरत पड़ी है, बता रहे हैं। इससे पहले जरूरत ही नहीं थी, इससे पहले तो जरूरत वेरिएबल की थी। वेरिएबल क्या होता है बता दिया, क्यों पढ़ते हैं वो बता दिया। अब ये तो हम सी से रिलेट करने के लिए लेकर आए हैं कि सी में ऐसा होता था तो हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, जरूरत तो हमें लगी नहीं इसकी कोई, है ना। अब फिलहाल लिख कर देख लेते हैं, एरर आ गई। तो ऐसे अगर हम सी वाला या जावा वाला सिंटैक्स यूज करते हैं लिखने के लिए तो ये हमारी एरर आ जाती है, हमें लिखना ही नहीं है। अब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि सी में वेरिएबल पे काम करना आसान है या फिर पाइथन में, क्योंकि सी में अगर आप काम करने जाओगे तो पहले पढ़ना होगा वो इंट क्या होता है, उसके बाद पढ़ना होगा उसके जैसे और कितने होते हैं, और फिर जब वो सब आएंगे तो अपने साथ साथ क्या लेकर आएंगे, अपना मेमोरी साइज लेकर आएंगे, सबको रटो कौन कितने बाइट का होता है, फिर सबकी रेंज याद रखो तो उसकी रेंज कितनी होती है। यहाँ पर खत्म, याद ही है ही नहीं कुछ। तो अब इसको कहते क्या है समझते हैं, इसको कहते हैं डेटा टाइप। कोई भी वेरिएबल अभी किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, इंटीजर। अभी क्या करेगा ये, फ्लोट, फ्लोट भी कर सकता है, स्ट्रिंग भी कर सकता है, मना थोड़ी है। तो वेरिएबल जब वैल्यू को स्टोर करता है तो उस वैल्यू का तो टाइप होता है, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, तो मैंने पहले ही पढ़ाया था आपके लिए। तो सी जावा में क्या होता है कि आपको बताना पड़ेगा भाई ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, बता के चलो। इसका मतलब है कि एक्स में इंटीजर आएगा, अगर स्ट्रिंग आ गई तो एरर आएगी, इसका मतलब ये होता था। ठीक है, अब पाइथन ने क्या बोला, फिर आपका जो मन करे वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर लो, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो पाइथन का वेरिएबल किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, बताने की नीड नहीं होती कि वो इंटीजर कर रहा है कि फ्लोट कर रहा है या स्ट्रिंग कर रहा है या कोई और कर रहा है। इसके अलावा जब आप किसी वेरिएबल में एक बार वैल्यू असाइन कर देते हैं, क्या वो पूरे प्रोग्राम में अब दोबारा बदली जा सकती है, हमने कहा किसी भी लाइन पर उस वेरिएबल की वैल्यू को आप बदल सकते हैं। तो मैंने एक्स की वैल्यू अब क्या कर दी 10, तो क्या ये सही है। ऊपर आपने एक्स को स्ट्रिंग बताया, लाइन नंबर 4 पर आपने एक्स को इंटीजर बदल दिया। पाइथन में कोई गलती नहीं है, सही है। लेकिन अगर मैं आपको सी पढ़ा रहा होता या जावा पढ़ा रहा होता तो मैं यहाँ पर लिख देता स्ट्रिंग, और अब आगे वेरिएबल अपनी वैल्यू बदल सकता है, लेकिन जो बदली जाएगी वो स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू होनी चाहिए। पाइथन में ऐसा नहीं होता। पहली बार में वेरिएबल ने किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है इससे डिसाइड नहीं होगा कि अब पूरे प्रोग्राम में वो वेरिएबल उसी ही टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, अगर करेगा तो नहीं। आप फ्री हैं इस वेरिएबल में, आप किसी भी टाइप की वैल्यू को कभी भी स्टोर कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये चेंजेस आगे के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोले सर एक्स की वैल्यू 2.5 हो गई तो यहाँ भी 2.5 आएगी और यहाँ भी 2.5 आएगी, नहीं। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो सीक्वेंशियल है, 1 by 1, टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप नहीं है, टॉप टू बॉटम है। तो पहले ये स्टेटमेंट चलता है, जिस समय ये स्टेटमेंट चला उसके आगे के स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया गया, हमें मतलब ही नहीं आगे क्या लिखा है। जब ये स्टेटमेंट चला तो इस स्टेटमेंट को चलने में इसके प्रीवियस स्टेटमेंट का यूज किया जा सकता है, आगे क्या है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप यहाँ पर आए तो x की वैल्यू 10 हो गई। अब जब x को प्रिंट कराया तो इस समय x की जो लेटेस्ट वैल्यू हो गई है वो यहाँ पर यूज होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वापस जाकर जहां जहां x पहले भी यूज हुआ था वहां भी जाकर 10 करके आ जाएंगे, नहीं। आगे के स्टेटमेंट के लिए चेंजेस आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का आउटपुट जब देखेंगे 10 आएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू फिर बदल गई,
अब आगे के प्रोग्राम में जहां भी एक्स यूज होगा तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 2.5 आई। बढ़िया है सर। सी में क्या होता अगर मुझे ऐसा करना हो तो 3 बैरल बनाने ही पड़ते, एक स्प्रिंग टाइप का, एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का। तो पाइथन को पढ़ना तो बहुत आसान हो गया कंपेयर टू सी और जावा लैंग्वेज। हमने कहा आसान नहीं, बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब इस बात को मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि पाइथन में डेटा टाइप होते हैं या नहीं, तो आप आंसर क्या देंगे? पाइथन में क्या डेटा टाइप होता है या नहीं? आंसर इज यस, पाइथन में डेटा टाइप होते हैं। लेकिन पाइथन में डेटा टाइप को मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लैंग्वेज ने खुद ले रखी है, प्रोग्रामर की नहीं। सी में जावा में डेटा टाइप होते हैं और उनको मैनेज करना, दैट मीन्स किस वेरिएबल के साथ क्या यूज होगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की रखी गई है। प्रोग्रामर को अपना कोड का ध्यान रखना, अपने लॉजिक का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए इवन ऑड का प्रोग्राम लिखना है, एक अच्छा केस है, इवन ऑड का प्रोग्राम लिखना है। अब एक नंबर आपको चाहिए इवन ऑड के लिए। अब ये नंबर चाहे कोई सा भी हो, यूजर से इनपुट आएगा। अगर आप सी में होगे तो उसके पहले क्या बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब कौन सा टाइप लगाओगे, इंटीजर के फ्लोट? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन ऑड किस पर चलता है, सिर्फ इंटीजर पे चलता है। फ्लोट पर इंटीजर ऑड नहीं निकाला जाता। क्या कभी सुना है किसी को ऐसे कहते हुए कि बताओ 20.4 इवन है कि ऑड है? अरे ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। फ्लोट का इवन ऑड नहीं निकाला जाता। इवन ऑड निकालने के लिए इंटीजर नंबर चाहिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सी के प्रोग्रामर को सोचना पड़ेगा ये सारी बात, इसलिए यहाँ पर उसको क्या लिखना पड़ेगा, इंट। अगर उसने यहाँ फ्लोट लिख दिया तो वो सही नहीं सोच रहा है। इसका मतलब प्रोग्रामर को अपने लॉजिक के साथ साथ इन बातों को फोकस करना पड़ेगा। प्रोग्रामर इवन ऑड में उलझा हुआ है, साथ ही साथ वो डेटा टाइप में उलझ गया हो। पाइथन ने क्या बोला, निकलो यहाँ से बाहर, सिर्फ आपको लॉजिक पर फोकस करना है, बाकी अपने आप देख लेंगे। तो चीजें प्रोग्रामर के लिए आसान करी जा रही हैं ताकि प्रोग्रामर का फोकस बस उस लॉजिक पर है जिस पर्पस के लिए वो कोड को बना रहा है। बाकी जो स्ट्रक्चर वाली चीजें होती हैं, ढांचे वाली जो चीजें होती हैं, वो कम से कम पाइथन में करी जा रही हैं। तभी तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट मेन नहीं देख रहे हो आप। वरना तो सी के हर प्रोग्राम में पहले हैश इंक्लूड वाइड मेन CLR SCR गेट CS। क्या मतलब इन बातों का, 6 लाइन लिख दी मैंने, हुआ कुछ नहीं अभी तक। तो ये ढांचा ही तो है एक प्रोग्राम का कि कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा। पाइथन ना का सब हटाओ, जो काम का लॉजिक है वो लिखोगे, तभी तो सिंप्लिसिटी आएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारी बातें बेकार हैं जो सी ने बताई हैं, पर्पस जरूर होगा उनका। लेकिन पहले दिन दूसरे दिन शुरू के 2 महीने तक वो पर्पस कभी नहीं आता है। और जब वो पर्पस आता है तब तक हमारी सी खत्म हो जाती है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने गेट CS का यूज करके यूजर से इनपुट लेना सीखा होगा। तो ज्यादातर लोग स्कैनर को जानते हैं बस। गेट CS के नाम पर दुनिया क्या जानती है, स्क्रीन को होल्ड करता है। ठंडे दिमाग से सोचकर अभी बताओ, क्या स्कैनर स्क्रीन को होल्ड नहीं करता है? जब स्कैनर चलेगा तो स्क्रीन आगे चली जाती है क्या? जब तक इनपुट नहीं कर दोगे रुके रहेगा। तो यही तो गेट CS कर रहा है। गेट CS तो स्क्रीन थोड़ी करता है, इनपुट लाने वाला काम करता है। जो काम स्कैनर कर रहा है वही गेट CS कर रहा है। तो अलग थोड़ा ना हो रहा है वहां पे काम। ठीक है, अब चलो जो था वो था, हम पाइथन में आ गए और पाइथन की बात करते हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज 2 तरह की हो गई, बेस्ड ऑन डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 तरह की हो गई। पहली हो गई हमारी यहाँ पर स्टैटिकली टाइप, स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी है डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज में डेटा टाइप होते हैं। स्टैटिकली टाइप्ड में प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा टाइप को मैनेज करने की कि कहाँ पर कौन सा डेटा टाइप यूज होना चाहिए।
डायनेमिकली टाइप्ड में लैंग्वेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ भी डेटा टाइप की जरूरत हो रही है अपने आप देखेंगे कौन सा लगाना चाहिए। जैसे जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो फंक्शन भी तो तीन में डेटा टाइप बताते हैं, वॉइड, ऐड, इंट, ऐड। यहाँ नहीं बताना है, अपने आप देखिए कि लैंग्वेज की मैं क्या डन कर रहा हूँ, उसके हिसाब से अपने आप कर देगा डेटा टाइप। अगर मुझे पैरामीटर बनानी है ऐड फंक्शन के अंदर, तो मुझे नहीं बताना कि इंट ए कॉमा इंट बी, बस ए कॉमा बी। लैंग्वेज जाने ए और बी का टाइप क्या रखेगी वो। तो जहां जहां वेरिएबल का टाइप या फंक्शन को लेकर या पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहां भी डेटा टाइप की नीड आती है, स्टैटिकली टाइप्ड में कहा गया प्रोग्रामर रेस्पॉन्सिबल है, डायनेमिकली टाइप्ड में कहा गया लैंग्वेज रेस्पॉन्सिबल। तो यहाँ लिख लो स्टैटिकली टाइप्ड के नीचे प्रोग्रामर इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज डेटा टाइप। स्टैटिकली टाइप के नीचे लिखेंगे प्रोग्रामर इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज डेटा टाइप। एग्जाम्पल में लिख लो सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। चार लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। सी शार्प को सी शार्प नहीं लिखकर सी हैश सिंबल से दिखाते हैं। क्यों इसको शार्प कहते हैं नहीं पता, जो कहते हैं वही लिखते हैं। डायनेमिकली टाइप्ड के अंदर लिखेंगे लैंग्वेज इज रेस्पॉन्सिबल। डायनेमिकली टाइप्ड के नीचे लिखेंगे लैंग्वेज इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल में पाइथन, आर, कॉटलिन, आर लैंग्वेज हो गई, कॉटलिन हो गई, और भी लैंग्वेजेस हैं जो डायनेमिकली टाइप रखी हुई। बेसिकली कॉटलिन में दोनों कॉन्सेप्ट रखे गए हैं, आप चाहो तो डेटा टाइप बता भी सकते हो और आप चाहो तो नहीं बता सकते। अब डेटा टाइप का जो दूसरा हमारा चैप्टर था वो पूरा हो गया। अब बात करते हैं डेटा टाइप का तीसरा चैप्टर, सॉरी वेरिएबल का तीसरा चैप्टर। पहला मैंने पढ़ाया पर्पस, दूसरा मैंने पढ़ाया डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तीसरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको आप ना भी पढ़ें तो आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ लेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। झारखंड वाली क्लास, क्या नाम है उनका, ऐसे कैसे पसंद। चल, तो अब यहाँ पे जो तीसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वेरिएबल को समझने का, वो क्या है वो समझते हैं। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारा, अब इसको कुछ लोग मेमोरी बोलते हैं, कुछ लोग मेमोरी बोलते हैं, जो मना है वो बोल लो, लिखना ऐसा ही होता है ना। तो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल क्या है इसको आपको समझना होगा। तो जब मैं मेमोरी शब्द की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है ये हमें समझना होगा। देखो हमारा ये जो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में ये साहब हैं सीपीयू, जो किसी भी काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब इनको जो भी काम करना है उस काम को करने के लिए जो डेटा चाहिए वो इनको पहुंचाना है। अब वो डेटा रखने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको हम हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी जो आजकल चल रही है। और दूसरा है हमारा प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रैम। अब हम और आप लोग हैं यूजर,
हम और आप लोग हैं यूजर। यूजर सीपीयू को कुछ भी देकर नहीं आ सकता, ठीक है। यूजर को जो भी करवाना है सीपीयू से वो हार्ड डिस्क या रैम में रखकर आना पड़ेगा। यूजर रैम से बात नहीं कर सकता। यूजर से बात करता है, यानी हम और आप लोग यूजर हो गए, हम बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सी ड्राइव, डी ड्राइव, फोल्डर होते हैं, फाइलें होती हैं। रैम के अंदर हमारी फाइलें, फोल्डर ये सब नहीं होते, ड्राइव वगैरह रैम के अंदर नहीं आती। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, पेन ड्राइव रैम के अंदर नहीं है। रैम अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब सीपीयू क्या बोल रहा है कि भाई मैं रैम से डेटा फैच करूंगा, हार्ड डिस्क तो मैं नहीं जानता। यानी कि यूजर से कहें कि भाई यूजर आप हार्ड डिस्क से बात करो, सीपीयू से बोला कि आप रैम से बात करो। पर ये तो गलत है। मेरी बातें सीपीयू तक पहुंचेंगी कैसे फिर? क्योंकि जिससे मैं बात करता हूँ सीपीयू उससे बात नहीं करता, और सीपीयू जिससे बात करता है उससे हम बात नहीं करते। तो अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया भाई मेरी हार्ड डिस्क 1 टीबी की है। अब इसमें पता नहीं मैंने क्या क्या रखा हुआ है। अगर सीपीयू इससे बात करने लगा तो जैसे ही सिस्टम बूट होगा सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क में सब कुछ रखा हुआ है। तो इसलिए सीपीयू से कहा नहीं भी ऐसा नहीं करना है, सब कुछ नहीं चलाना है, हमने रख लिया है, जिसको चलाएंगे वो आपको बता देंगे, उनको चला देना। तो इसने क्या बोला सीपीयू ने, जिसको चलाना है उसको उठा के कहाँ रख देना, फिर रैम में रख देना। अब जिस फाइल को या जिस सॉफ्टवेयर को मैं रन करूंगा उस पर डबल क्लिक किया, कोई कमांड या कोई तरीका होगा जिससे हम उस फाइल को हम हार्ड डिस्क से उठा के कहाँ लेकर आते हैं, रैम में लेकर आते हैं, और फिर रैम से वो कहाँ पहुंचता है, हमारा सीपीयू के पास पहुंचता है। ठीक है। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को बनाकर सेव करता हूँ तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो गया। भाई मैंने प्रोग्राम बनाया कोई भी, तो वो कहाँ सेव हो रहा है, देखो ये सी के अंदर डेस्कटॉप पर सेव हो रहा है। तो डेस्कटॉप पे ये प्रोग्राम सेव हो रहा है। अगर मैं कंप्यूटर बंद कर दूं तब भी प्रोग्राम रखा रहेगा, है ना। हार्ड डिस्क में जो भी डेटा रखा रहता है वो हमारा परमानेंट होता है, हम खुद डिलीट करेंगे तब डिलीट होगा, है ना। लाइट के जाने पर, शट डाउन हो जाने पर वो डिलीट नहीं होता। बट रैम में ऐसा नहीं है, लाइट खत्म सब खत्म, उसमें डेटा नहीं है। मैक्सिमम डेटा पावर फेलियर तक रहता है। हो सकता है जिस काम के लिए डेटा रैम में आया था काम पूरा हो गया, तो पावर सप्लाई चालू है, रैम से डेटा गायब, क्यों? काम पूरा हो गया। अब किसी और को आने दो रैम में, भाई रैम तो 4 जीबी 8 जीबी है, बाकियों को आने दो, है ना। तो रैम में डेटा तब तक रखते हैं जब तक सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, जैसे ही सीपीयू ने एग्जीक्यूट पूरा कर दिया रैम से उसको हटा देते हैं। या बस केस क्या है, पावर सप्लाई फेल हो जाए तो रैम में जो था सब डिलीट हो जाएगा, हार्ड डिस्क में रखा रहेगा। ठीक है। अब जब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ, जब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो मेरे प्रोग्राम के बारे में कहा गया मेमोरी लोकेशन होगा मेरे प्रोग्राम का, मेरे प्रोग्राम में वेरिएबल को मेमोरी लोकेट होगी। तो ये जो शब्द बोले जाते हैं ये रैम को लेकर बोले जाते हैं। जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आएगा तो कहाँ पहुंचा होगा, वो रैम के पास पहुंचा होगा। तो जब मैं बोलूंगा वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन इतना हुआ, दैट मीन्स रैम के अंदर वो मेमोरी लोकेट हुई है, उसकी बात हो रही है। हार्ड डिस्क में मेमोरी लोकेशन की बात नहीं होती है। मेमोरी लोकेशन टर्म अपने आप में रैम को रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी मेमोरी की बात वो करता है। ठीक है। अब इस पूरी पिक्चर में से मैं सिर्फ क्या करता हूँ, रैम को बाहर निकाल लेता हूँ। अब ये रैम, पूरी पिक्चर हमारी समझ में आ गई, ये सिर्फ रैम वाला एरिया है। अब रैम के अंदर फोल्डर नहीं होते, तो क्या होता है, रैम के अंदर होते हैं ब्लॉक, खाने होते हैं, तो देखते नहीं है। तो नॉर्मल आंखों से देखोगे देखेंगे नहीं। रैम के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, खाने बने होते हैं। अब ये ब्लॉक का साइज कितना बड़ा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 है, NTFS है, लिनक्स है, कौन सा है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ब्लॉक का साइज अलग अलग होता है। डॉट 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 समझ लेना। ठीक है। अब ये हो गया डॉट डॉट डॉट, इधर ये हो गया डॉट डॉट डॉट। अब आपने अपने प्रोग्राम में अगर लिखा x = 10, तो इस 10 को किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर दिया जाएगा। लेटर सपोज यहाँ रख दिया जाए, 10 को यहाँ रख,
अब इस मेमोरी ब्लॉक का कोई एड्रेस भी होगा, हर ब्लॉक का एड्रेस होता है, किसी का कुछ, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है और पड़ोसी का एड्रेस पड़ोस के, तो ऐसे ही ब्लॉक रैम के अंदर जितने ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक का एक मेमोरी एड्रेस होता है। अब नहीं पता वो क्या होगा, ठीक है। तो इस ये भी नहीं पता कि इसी जगह पर 10 को जगह मिले, पता नहीं कहाँ मिलेगी। ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। ये इंटरप्रेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का कम्युनिकेशन है। इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम को रन करवाता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर हमारे प्रोग्राम को रन कराया जाता है, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन इंटरप्रेटर नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। तो अगर किसी को रैम में जगह चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट डालो, वो आपको जगह देगा रैम के अंदर, है ना। तो अब ये काम हम नहीं करते, ये काम इंटरप्रेटर करता होगा बिहाइंड द सीन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब ये 10 आ गया सर, एक्स, एक्स को मान लीजिए यहाँ कहीं जगह मिल गई, पता नहीं कहाँ मिली होगी, बट मान लेते हैं ये वो मेमोरी ब्लॉक है जो एक्स के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। अब वो मेमोरी ब्लॉक जो एक्स के लिए रिजर्व किया गया था और वो मेमोरी ब्लॉक जो 10 के लिए रिजर्व किया गया था, उसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस इस बात का होगा कि मेमोरी ब्लॉक जो एक्स के लिए बनाया गया है उसका नाम एक्स कर दिया जाएगा, यानी कि मेमोरी ब्लॉक का नाम ही एक्स कर देंगे, लेकिन जहां पे 10 रखा है उसका कोई नाम नहीं है। जहां पर एक्स रखा है उस ब्लॉक का नाम भी है और उसका अपना कोई एड्रेस भी होगा, लेट अस सपोज 100, और जहां पे 10 रखा है उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसका एड्रेस तो होगा ही, हमने कहा बिल्कुल होगा। तो अब ये बताओ, एक्स जिस ब्लॉक का नाम है वहां पर वैल्यू कौन सी रहेगी? 10 का एड्रेस। तो यहाँ पे कौन रहेगा? 200। तो इंटरनली जब कोई वेरिएबल और वैल्यू हम प्रोग्राम में लिखते हैं तो बिहाइंड द सीन मेमोरी के अंदर ये पिक्चर हमारा कुछ बनती होगी। दो मेमोरी ब्लॉक्स रिजर्व होते होंगे, वैल्यू के लिए अलग होता होगा, वेरिएबल के लिए अलग होता होगा। वेरिएबल अपने अंदर क्या रखेगा? वैल्यू का जो एड्रेस था वो अपने अंदर स्टोर करेगा। और इस पूरी पिक्चर में से सिर्फ दो चीजें बाहर निकाल लेता हूँ। ये वो मेमोरी ब्लॉक है जहाँ पे 10 को रखा गया है, जिसका नाम नहीं है कोई, लेटर, इसका एड्रेस 200 है। ये वो मेमोरी ब्लॉक है जो एक्स के लिए बनाया गया है और इस ब्लॉक का नाम ही एक्स कर दिया गया है, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेटर सपोज 100, और इस एक्स के ब्लॉक की जो वैल्यू होगी वो एड्रेस होगा 10 वैल्यू। इस लाइन का जब एग्जीक्यूशन किया गया होगा तो कुछ इस तरह से रैम के अंदर हलचल हुई होगी। मुझे बस ये नहीं पता है कि एड्रेस क्या होंगे, बाकी सब कुछ ऐसा ही होगा। एड्रेस मैंने मान लिया एक का 200, एक का 100, क्या पता क्या होगा, ये मेरे हाथ या आपके हाथ में नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है एड्रेस जनरेट करना रैम के अंदर, ठीक है। अब अगर इस बात को हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो हम ऐसा कर भी सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मान लीजिए मैं सिर्फ ऐसे लिखता प्रिंट 10, तो क्या 10 के लिए मेमोरी अलोकेट होती? 100% होती। पिक्चर क्या बनती? सिर्फ इतनी, 10 को तो मेमोरी मिलेगी, ठीक है। अब भाई मिली होगी तभी तो आउटपुट में देख लोगे, जो चीज मेमोरी में नहीं है आउटपुट में कैसे आ जाएगी? मेमोरी में आई होगी तभी तो आउटपुट में दिखा दिया गया, ठीक है। अब क्या कोई तरीका पाइथन में ऐसा है जिससे मैं इस 10 का एड्रेस निकाल के दिखा दूं आपको कि देखो 10 है और इसका एड्रेस है? आंसर इज यस। आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन कहता है मुझे वैल्यू दे दो, मैं उस वैल्यू का रैम में कहाँ एड्रेस रखा गया था वो लाकर आपको दे देता। इतना बड़ा एड्रेस, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, किसी और के कंप्यूटर में कुछ और आएगा। इवन अगर मैं ही अपना इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊं, तो प्रोग्राम चला, 10 मेमोरी में आया, मैंने प्रिंट करा लिया, प्रोग्राम में कुछ और है ही नहीं, प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम खत्म तो रैम में जो 10 आया था वो भी खत्म। अब रैम में 10 नहीं, खत्म हो चुका क्योंकि प्रोग्राम बंद हो गया है। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा तो फिर से मेमोरी में 10 आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा इसमें, जहां जगह खाली होगी वहां आ जाएगा, ठीक है।
देखते हैं कुछ और ही एड्रेस है इस बार, आपके में कुछ और आएगा, मेरे में कुछ और आएगा। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए मैं एक वेरिएबल में इसको रख दूं और यहां पर मैं आईडी ऑफ एक्स निकालूं, तो ऐसा नहीं होता कि जो एक्स का मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर आप वेरिएबल के साथ आईडी फंक्शन का यूज करते हैं तो ये उस वैल्यू का ही एड्रेस देता है जो वेरिएबल हमारा रेफर कर रहा है। एक्स किस वैल्यू को रेफर कर रहा है, 10। तो ये जब आईडी फंक्शन में जाएगा अपना एड्रेस नहीं बताएगा, जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है उसका एड्रेस बताएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एड्रेस आया है वो और यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो सेम ही होगा। फिर हमने कहा अगर इसने अपना एड्रेस ना बताकर अपनी वैल्यू का ही एड्रेस बताया तो ये बात सही है। देखते हैं, सेम, देखो सेम आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ, आईडी फंक्शन अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ लगाऊंगा तो वो अपना एड्रेस नहीं लाता, वो अपनी वैल्यू का ही एड्रेस लेकर आता है। पाइथन में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप वेरिएबल का एड्रेस गेट कर पाए, है ना। ये आपके लिए क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, ये आपसे छुपा लिया गया है। वेरिएबल का निजी एड्रेस कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप आईडी फंक्शन यूज करेंगे तो वो वेरिएबल के साथ अगर यूज कर भी रहे हैं तो भी वो वेरिएबल अपना एड्रेस ना देकर जिस वैल्यू को वो रेफर कर रहा है उसका एड्रेस लाकर देता है। इस वाले नजरिए से अगर हम ये समझें कि फिर तो हम ये कहेंगे कि पाइथन में वेरिएबल में वैल्यू आती नहीं है। वैल्यू कहाँ आई वेरिएबल में, वैल्यू का एड्रेस आया। ध्यान से सोचो, अभी तक हम ये सब बातें नहीं जानते थे तो हम ये कहते थे हाँ वेरिएबल है, वेरिएबल में वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हमने जो सब देखा है इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई वेरिएबल में वैल्यू आती ही नहीं है। वेरिएबल में क्या आता है, वैल्यू का एड्रेस आता है। या इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि पाइथन में जो वेरिएबल है वो वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, वैल्यू को रेफर करता है। रेफर यानी कि वैल्यू कहीं और पड़ी हुई है, वेरिएबल क्या कर रहा है, उसको सिर्फ पॉइंट कर रहा है, यानी कि उसको रेफर कर रहा है। ये सही है स्टेटमेंट है, ऐसा ही होता है। पाइथन के अंदर कभी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं होती, हमेशा वैल्यू वेरिएबल से रेफर होती है, वैल्यू कहीं और रखी होती है, वेरिएबल कहीं और पड़ा होता है। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं। इसलिए कुछ लोग पाइथन के वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल कह देते हैं क्योंकि वो रेफर कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं पॉइंटर वेरिएबल है क्योंकि वो उसको पॉइंट कर रहा है। एक ही बात है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब बहुत से लोग कहते हैं इन शब्दों को आप यूज ही क्यों कर रहे हैं। अब बस ये बोलो पाइथन में वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यू होती है, बस खत्म। क्योंकि इतना जानकर भी आपका आंसर सही आता है। ये तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, मेमोरी की पिक्चर वो आप बता रहे हो। अगर आप ये ना भी बताएं तब भी तो काम हो ही गया हमारा। हम वेरिएबल का यूज फिर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे। हम बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बना लेंगे इन बातों को, अगर हम नहीं जानते फिर ही बना लेंगे। ये सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और इंटरव्यू में हम ज्यादा अच्छे से बता पाए उसके लिए चीजें होती हैं कि मेमोरी के अंदर हमारा बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। ठीक है, चलो बोलिए। हाँ, नहीं देखो ना, अभी चलाया, आउटपुट आ गया। अब मान लीजिए प्रोग्राम बंद हो गया, एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गया। अब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे तो फिर से ये मेमोरी में एलोकेट होगा 10 एक्स, और फिर से इस प्रोग्राम का आउटपुट आपके सामने है। हाँ तो रहा है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बदल गया ना। आप अलग अलग एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कह रहे थे, अब बार बार चेंज क्यों करता है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट हो गया। क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर वेरिएबल का एड्रेस या वैल्यू का एड्रेस नहीं बनाता है, वो तो रिक्वेस्ट डालता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि मुझे भाई जगह दे दो थोड़ी सी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जगह देगा नहीं पता, कहाँ देगा।
तो ये तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़ने होंगे इसके लिए। अब कहाँ जगह होगी वहां मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, है ना। क्योंकि मेमोरी के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पैक्शन का। तो ऐसी जगह मेमोरी आपको देंगे कि जहां से बाकी मेमोरी फर्क ना पड़े। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो अभी हम फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट उसको जब पढ़ेंगे कभी, शायद हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप जब पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहां पर वो सारी बातें बताई जाएंगी कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को सेलेक्ट करता है कि कहाँ पर देनी चाहिए कहाँ पर नहीं देनी चाहिए। हमारा पार्ट ये नहीं है। चलो, जिस तरह से किसी भी वैल्यू का एड्रेस आप निकाल सकते हो, उसी तरह से किसी भी वैल्यू का टाइप निकाल कर देखा जा सकता है। क्योंकि कोई आपसे कह सकता है प्रूफ करके दिखाओ पाइथन में डेटा टाइप होते हैं। तो देखो, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 का टाइप पता करना है, अभी तक मैं बस जानता हूँ कि इंटीजर होता है, मैंने कभी देखा नहीं है कि इंटीजर भी होता है पाइथन में। तो टाइप नाम का एक फंक्शन होता है। टाइप फंक्शन में अगर आप किसी वैल्यू को लिखते हैं तो उस वैल्यू का जो भी टाइप पाइथन ने डिसाइड करा है वो टाइप आ जाएगा। क्लास इंट, अभी के लिए क्लास वर्ड को इग्नोर कर दो, सिर्फ इंट वर्ड को फोकस करो कि हाँ ये इंटीजर होता है। इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे ये क्या है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका टाइप निकालें तो फ्लोट आएगा, और अगर इसका टाइप निकालें तो स्ट्रिंग आएगा। और अगर मैं लिख दूं x = 10, टाइप ऑफ x, अगर मैं टाइप वेरिएबल का पूछूं तो किसका क्या टाइप आएगा। तो वास्तव में जब आप टाइप को किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो उस वेरिएबल का टाइप नहीं बताता ही है, उस वेरिएबल ने जिस वैल्यू को पॉइंट कर रखा है उसका ही टाइप बताता है। तो आईडी और टाइप फंक्शन आप वैल्यू के साथ यूज करेंगे तो उस वैल्यू का एड्रेस उस वैल्यू का टाइप बताएगा। अगर ये दोनों फंक्शन वेरिएबल के साथ यूज होते हैं तो वेरिएबल का एड्रेस और वेरिएबल का टाइप ना बताकर वो वेरिएबल जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसी का टाइप उसी का एड्रेस बताएगा। तो फिर तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं तो एक्स का टाइप क्या आएगा। इससे ये बात समझ में आ गई पाइथन में डेटा होते तो हैं, हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज अपना आप मैनेज कर रही है, हमें बस समझना होता है कि हाँ भाई ये सारी चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरह से टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आईडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टाइप फंक्शन या आईडी फंक्शन क्या करता है, तो क्या बताओगे आईडी फंक्शन के बारे में। इट रिटर्न्स एड्रेस ऑफ गिवन वैल्यू, इट रिटर्न्स एड्रेस ऑफ गिवन वैल्यू, जो वैल्यू आप यहाँ देते हैं उस वैल्यू का क्या लाकर दे देता है हमें, ये एड्रेस लाकर दे देता है। और अगर मैं इसका यूज वेरिएबल के साथ करता हूँ तो क्या देगा लाकर, एड्रेस ऑफ वैल्यू रेफर्ड बाई वेरिएबल। तो वेरिएबल का एड्रेस नहीं आएगा, एड्रेस अभी भी किसका आएगा, वैल्यू का आएगा। किस वैल्यू का, जो वेरिएबल से रेफर हो रही है। सेम मैनर में टाइप का लिख लो अपने आप,